नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। आ जाइए दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9 और अध्याय जो है वो हम लोग 12 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, ध्वनि तरंग, है ना। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में आता है और ये टॉपिक है 9th क्लास का 12वां चैप्टर में, तो इसको पढ़ना अनिवार्य है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि 11 चैप्टर आपको करा चुका हूं मैं, 1 से 11 तक कंटिन्यू करा चुका हूं। आज 12वां है। एक वीडियो और आएगा क्लास 9th के लिए, जिसमें 13-14 सम्मिलित होगा, छोटे छोटे जो भी पॉइंट हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम पॉइंट है जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो एक वीडियो और आएगा और वो होगा आखिरी वीडियो क्लास 9th का। इसके बाद फिर आपका शुरू होगा क्लास 10th का एनसीईआरटी का तांडव। धैर्य बनाइएगा, उसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक होगी और जटिल प्रश्न आएंगे 10th क्लास में थोड़े से 9th क्लास की अपेक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस है, टेलीग्राम वाला। टेलीग्राम से जुड़ के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आ जाइए शुरू करते हैं। प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा है तो धैर्य बनाइएगा। आइए सवाल संख्या 1 कह रहा है, किस प्रकार की तरंगों में माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। कण नहीं बढ़ता है आगे, बट विक्षोभ जो होता है, विक्षोभ वो आगे बढ़ते जाएगा। तो ऐसा यांत्रिक तरंग में होता है। किसमें होता है? यांत्रिक तरंग में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में उदाहरण, यांत्रिक तरंग में सबसे बढ़िया उदाहरण अगर देने की बात की जाए तो वो हो जाएगा साउंड। साउंड यानी कि ध्वनि में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। कण तो आगे नहीं बढ़ते हैं लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। ठीक है। यहां पर कुछ अनुप्रस्थ भी तरंगे हैं जो यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे कही जाती हैं, उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। बाकी जब अनुप्रस्थ की बात आती है तो फिर आप सोचते हैं कि फिर प्रकाश में भी ऐसा होना चाहिए। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है लेकिन वो यांत्रिक अनुप्रस्थ नहीं है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए दूसरा सवाल, ध्वनि तरंगे किसके कारण अभिलक्षित होती हैं? तो वो मध्यम के कणों की गति के कारण। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ध्वनि तरंगे यांत्रिक होती हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ यांत्रिक तरंगे होती हैं। और यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग पूछता है कि ध्वनि कैसा है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य है। ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ नहीं है ध्वनि। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे सामान्य माध्यम है। देखिए बहुत अच्छे से समझना है। पहला कथन तो यहां पर आपने सही कर दिया कि ध्वनि सर यांत्रिक तरंग है। दूसरा कथन कह रहा है कि ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे सामान्य माध्यम है। सामान्य माध्यम की बात कह रहा है, सबसे सामान्य माध्यम की बात कह रहा है, कॉमन मीडियम की बात कर रहा है। तो बिल्कुल ध्वनि सबसे सामान्य माध्यम है ना। अब आप सोचेंगे कि सर सबसे बढ़िया तो आपका स्टील होगा या धातु होगा, तो भाई सब बढ़िया की बात नहीं की जा रही है, सबसे सामान्य माध्यम की बात की जा रही है। तो वो हो जाएगा आपका, दोनों सही हो जाएगा। आइए चलिए अगला सवाल, ध्वनि तरंगे किसके माध्यम से बनती हैं? तो ध्वनि तरंगे संपीड़न और विरलन के माध्यम से बनती है। ठीक है, संपीड़न और विरलन के माध्यम से बनती है, कंपन स्थिरता से नहीं, धक्का खिंचाव से नहीं, संपीड़न और विरलन से बनती है। ध्यान रखिएगा, सीधा एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न। आइए, विरलन में क्या होता है, विरलन में क्या होता है और संपीड़न में क्या होता है, दोनों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो संपीड़ित, संपीड़ित मतलब ध्यान रखिए कंप्रेस करना होता है ना। कंप्रेस करके मतलब कि ज्यादा फैला हुआ उसको कंप्रेस करके छोटे क्षेत्रों में कर देंगे। तो छोटे क्षेत्रों में जब कर देंगे तो वो घना हो जाएगा। और विरल मतलब, विरल मतलब दूर दूरा हो जाएगा। तो विरल में होगा निम्न दाब यानी लो प्रेशर, और संपीड़न होता तो उच्च प्रेशर आपका होता, और उच्च प्रेशर होता तो उच्च घनत्व भी हो जाता। तो दोनों चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या होगा, निम्न दाब, ध्यान रखना है, निम्न दाब। ठीक है, चलिए आइए, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व क्या दर्शाता है? अधिक घनत्व यानी हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर का कहाँ है, हाई प्रेशर यानी कि छठा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चीजों को आप समझते चल रहे होंगे अच्छे से। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ध्वनि का संचरण
घनत्व परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है। क्या यह सही है? तो ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के रूप में बिल्कुल देखा जा सकता है। निर्वात में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आपको लग रहा होगा दोनों सही। देखिए, जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा ध्वनि की चाल पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो कथन एक तो सही है। बाकी निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक अनुदैर्ध्य, और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में इसको कुछ माध्यम नहीं मिलेगा तो ये चल नहीं पाएगा। यानी कि कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो जो है वो गलत है। तो ध्यान रखिएगा, सातवां का ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार की तरंग है? तो बता दिया गया है अनुदैर्ध्य तरंग है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का विस्थापन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। दूसरा है, कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करता है। क्या यह सही है? तो ध्यान रखिएगा, जो अनुदैर्ध्य तरंग है इसमें कणों का विस्थापन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। कणों का जो विस्थापन होता है इसमें तरंग की दिशा के समानांतर ही होगा। जैसे तरंग चलेगी उसी प्रकार से इसका विस्थापन होगा। दूसरा, यह अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहा है। दूसरा, कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। जी हाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं, ऐसे नहीं करता है। ऐसे आप देखेंगे कि प्रकाश वाला में, अनुप्रस्थ वाला में आप ऐसे देखेंगे, लेकिन अनुदैर्ध्य वाला में आप देखेंगे क्या कि आगे पीछे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला नहीं, ऐसे ऐसे वाला नहीं, आगे पीछे ऐसे ऐसे देखेंगे। यहाँ पर सघन होगा, फिर विरल होगा, फिर ऐसे ऐसे सघन होगा, ऐसे होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो दोनों कथन सही हो गया ना यहाँ, तो कथन दोनों सही है। आइए, अनुप्रस्थ तरंग में कणों का विस्थापन कैसे होता है? तो अनुप्रस्थ में होगा लंबवत, समानांतर अनुदैर्ध्य में होगा। अनुप्रस्थ में कैसे होगा भैया? तो अनुप्रस्थ में बताएंगे कि सर इसमें लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखिएगा। आइए 11वां सवाल, इनमें से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है? कौन यांत्रिक तरंग नहीं है? तो प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैं बता चुका हूं। पर कहां ध्वनि नहीं होगा, प्रकाश होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। ध्यान रखिएगा। आइए, संपीड़न क्षेत्र में क्या होगा? संपीड़न में दाब भी ज्यादा और घनत्व भी ज्यादा, यानी कि घनत्व और दाब जो होगा वो अधिक होगा, हाई डेंसिटी एंड प्रेशर। चलिए आगे चलते हैं। दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के जो बीच की दूरी होगी यह वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य कहलाएगा। ठीक है। और अनुप्रस्थ में दो श्रृंग और दो ग्रतों के बीच की दूरी, ये वाला कहलाता है तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ। तो ध्यान रखिएगा। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्ध्य को आप मापते हैं ना, कितनी दूरी हुई, तो ये मीटर होगा। इसका क्या होगा? मीटर। ध्यान रखिए। चलिए आइए 15वां सवाल, आवर्त का एसआई मात्रक तो हर्ट्ज होता है, जानते ही हैं आप। दो क्रमागत संपीड़नों को किसी बिंदु से गुजरने में लगा समय क्या कहलाता है? यहां पर देखिएगा समय की बात की जा रही है, तो वह समय भी कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, यानी कि आवर्त काल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए, आवर्त काल और आवृत्ति का संबंध क्या है? आवर्त काल और आवृत्ति का संबंध जो है वह है 1/t। चलिए, न्यू बराबर 1/t। आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उच्च आवृत्ति की ध्वनि में अधिक संपीड़न गुजरते हैं। क्या यह सही है? तो हाँ, यह सही है। उच्च आवृत्ति की जब ध्वनि होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि होगी, तो संपीड़न अधिक गुजरेगा, है ना, यानी कि एक कथन सही है। कथन दूसरा, स्रोत जितनी तेजी से कंपन करता है आवृत्ति उतनी कम होगी। नहीं भाई, जब तेजी से कंपन करेगा तो आवृत्ति ज्यादा होगा ना, ज्यादा आवृत्ति मतलब कि 1 सेकंड में कितना बार वो कंपन किया है, तो तेजी से कंपन कर रहा है, इसका मतलब आवृत्ति ज्यादा है। यानी कि कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो गलत है। तो ए विकल्प यहां भी सही हो जाएगा। आइए 19वां प्रश्न, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति अधिक है तो उसका पीच यानी कि तारतु जो होगा वह भी तो अधिक होगा। बिल्कुल अधिक होगा। पीच और आवृत्ति दोनों
एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती होंगे। चलिए, ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता किससे ज्ञात होती है? ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता जो होती है उसके एम्पलीट्यूड यानी आयाम से ज्ञात होती है। किससे? आयाम। चलिए आगे चलते हैं। मृदु ध्वनि का आयाम, मृदु ध्वनि है यानी कि उसका आयाम भी कम होगा। सॉफ्ट साउंड है ना, तो आयाम भी स्मॉल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, वह गुण जो हमें तरत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर में सहायता करता है, क्या होता है भैया? वह गुण बताइए जो दो ध्वनि की प्रबलता और उसकी समान तारत्व और प्रबलता में अंतर करे। वह होता है टिम्बर या गुणधर्म। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो टोन या सूर, है ना, टोन सूर कहा जाता है। अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को एकल को टोन कहते हैं, सुर नहीं, टोन। और जब सब मिल जाएगा तो उसको नोट कहेंगे, यानी कि उसको सुर कहेंगे। ध्यान रखना है। चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कह रहा है प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। तो हाँ भाई, बिल्कुल, प्रबलता जो है यह कानों की माप है। दूसरा, किसी इकाई क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। हाँ, यही तो है, एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को उसकी तीव्रता, यानी कि यहां भी दोनों प्रश्न सही हो जाएगा। ठोस से गैस अवस्था में जाने पर ध्वनि की चाल तो घट जाएगी। ठोस में ज्यादा होता है, गैस में कम होता है। चलिए, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ गया तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और 1 डिग्री में 0.61 मीटर जो है वह बढ़ जाता है। तो ये भी आपको पता होगा। चलिए आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ये करा दिया ना? हाँ। ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर है और ध्वनि की चाल 22 डिग्री पर 344 मीटर है। ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ने पर चाल बढ़ता है, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर घट रहा है, यानी कि 25 से 22 हो रहा है और चाल जो है यह बढ़ जा रहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। टेम्परेचर कम तो चाल कम, टेम्परेचर ज्यादा तो चाल ज्यादा। तो इनमें से तो कोई एक ही सही होगा। तो कौन एक सही होगा? ध्यान रखिएगा, 22 डिग्री पर 344 मीटर प्रति सेकंड जो है यह होगा। जी हाँ, कथन 2 सही आपका है, लेकिन कथन 1 गलत है। 25 डिग्री जब आएगा तो ये 25 पर नहीं बल्कि ये 0 डिग्री पर होता है ना? तो ये 0 पर है और ये आपका 22 पर है, 25 पर नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो कथन 1 गलत है, 2 सही है, यानी कि विकल्प यहां 2 सही हो जाएगा। चलिए, बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये बार बार परावर्तन के कारण होता है। ठीक है। चलिए, सभा भवनों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वहां रीवाइब्रेशन ना हो, अनुरणन ना हो। श्रव्य ध्वनि की आवर्त सीमा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और गलत करने की प्रबल संभावना बनी रहती है इस प्रश्न में। श्रव्य ध्वनि जिसको हम और आप सुनते हो, तो सब लोग तो जानता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। तो बस यही जानते, आगे का जो सच है वो नहीं आप जानेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे 20 से 20,000 आप लगा देंगे सी और कर लेंगे अपना नुकसान। क्या है? ध्यान समझिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000, 20,000 को 20 के लिख दिया गया है और हर्ट्ज ये हो जाएगा। तो 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज, ए सही होगा, न कि सी। सी में देखिए के लग गया है ना, यानी कि के मतलब 1000, 3 जीरो इस पर और बैठाना पड़ेगा आपको, तो ये गलत हो जाएगा। 2000 होगा नहीं, ये ए ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है? पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? इनमें से देखते हैं। तो आप डॉल्फिन तो जानते ही हैं कि ये करता है। डॉल्फिन के अलावा देखिए चमगादड़ भी करता है
और प्रोपाइज भी करता है, तो सभी हो जाएगा। सही आंसर सही। इकोकार्डियोग्राफी में किस ध्वनि का प्रयोग होता है? तो इसमें भी पराश्रव यानी अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। गुर्दे की पथरी तोड़ना है तो भी अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करके तोड़ सकते हो। बाह्य कण का कौन सा भाग है? बाह्य कान। कान जो है इसका बाह्य जो भाग है इसको कर्ण पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं? पीना, कर्ण पल्लव, है ना। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। ये भी आपका साउंड से ही है, क्योंकि सुनना है तो कान से कैसे सुनेंगे। ये कान का भाग है, मध्य कान का भाग होता है। हथौड़ा, निहाई और रकाब ये सब मध्य कान के भाग होते हैं। किसके? मध्य कान के। तो पूछता है प्रश्न, चलिए आ गया, ये मध्य कान हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तापमान बढ़ने से माध्यम के कण अधिक गति करने लगते हैं, इस वजह से जो ध्वनि है वो तेज हो जाता है। तो कथन एक तो सही है। तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल धीमी हो जाती है। अरे नहीं भाई, तापमान बढ़ेगा चाल बढ़ेगा। तो एक सही दो गलत, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, वायु में ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही बताया तो हूं। वायु में ध्वनि की चाल प्रति 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। तो जी हाँ, कथन यहां पर एक भी सही हो जाएगा और कथन दो भी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों सही होने वाला है। आइए, ध्वनि बूम क्या कहलाता है? तो जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक निकल जाए, जैसे ध्वनि की चाल क्या है? तो ध्वनि की चाल मैंने बताया कि सर 344 मीटर पर सेकंड, है ना। और वो कोई यहां से चला है कोई पदार्थ, और इसकी चाल है 400, तो ध्वनि से तो ये आगे निकल जाएगा। ये तो 300 है, ये चल रहा है 400, तो ये आगे निकल जाएगा। ये ध्वनि बूम कहलाएगा, है ना। क्या होगा? जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक गति करता है तो ध्वनि बूम कहलाता है। आइए, स्लंकी को आगे पीछे हिलाने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो स्लंकी को अगर आप आगे पीछे हिलाते हैं तो इनमें से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछता है। यहां पर दो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आगे पीछे हिलाएंगे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आगे पीछे अगर हिलाएंगे तो अनुदैर्ध्य बनेगा, और ऊपर नीचे हिलाएंगे ऊपर नीचे ऐसे, तो ये बन जाएगा अनुप्रस्थ। प्रकाश में आपको बताया था, मैंने प्रकाश पढ़ाया था तब। तो आगे पीछे हिलाने की बात कर रहा, तो आगे पीछे जब हिलाएंगे तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, और ऊपर नीचे हिलाएंगे तो हो जाएगा अनुप्रस्थ। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का कंपन किस दिशा में? तो अनुदैर्ध्य तरंग में समानांतर, मैं बताया हूं ना, अनुदैर्ध्य तरंग में एकदम समानांतर पैरेलल, और अनुप्रस्थ में तो लंबवत। तो यहाँ अनुदैर्ध्य पूछ रहा है भैया, तो अनुदैर्ध्य में आपका समानांतर होगा, ठीक है। अनुप्रस्थ में क्या हो जाता है? लंबवत। चलिए, हाँ, अनुप्रस्थ अगर पूछ रहा है दूसरे में तो लंबवत होगा। प्रबल ध्वनि का आयाम, जब प्रबल ध्वनि है तो क्या लग रहा है? आयाम इसका कैसा होगा? तो भाई आयाम भी अधिक होगा, प्रबल है ना, तो प्रबल में आयाम अधिक। ये पहले भी करा चुका मैं। ध्वनि का वह गुण जो समान तीव्रता और प्रबलता के अंतर करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी दोबारा आ गया, तो इसको कहते हैं आप स्वर, यानी टोन, है ना, टोन। चलिए, किसी इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहलाती है? अच्छा, ये प्रश्न भी दोबारा आ गया है क्या? किसी इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो तीव्रता कहते हैं। तो ये भी प्रश्न लग रहा है कि दोबारा आ गया है, तीव्रता। चलिए आगे, यहां तक तो आपने कर लिया। जब ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल, ठोस से गैस की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल जो होगा वो क्या होगा? तो ठोस से गैस आएंगे तो घट जाएगा, ध्यान रखिएगा, घट जाएगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ये प्रश्न भी आपका रिपीट ही लग रहा है, हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी जो है वो बढ़ जाएगी, तो यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल, तो 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर। 22 डिग्री पर 344 मीटर होती है, क्या? ये तो मैं करा ही चुका हूं कि हाँ सही है भाई। हाँ, इसके बाद आइए, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक चलता है तो वो हो जाएगा सुपरसोनिक, ध्वनि बूम आपको बताया था ना।
एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल, देखिए ये डाटा आपको भिन्न मिल सकता है, चूंकि मैं एनसीईआरटी से उठाया हूं, तो एनसीईआरटी में एल्युमिनियम का जो दिया है वो 6420 मीटर प्रति सेकंड दिया है। जबकि जल की बात करें तो जल में दिया है 1498 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल। ठीक है, आइए आगे करते हैं। ध्वनि की चाल किसका पालन करता है? ध्वनि किस नियम का? तो ध्वनि परावर्तन के नियम का पालन करता है। किसका? परावर्तन के नियम का पालन करता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की जो संवेदनशीलता होता है वो सेकंड का 10वां भाग होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए दो या ध्वनियों के बीच न्यूनतम जो अंतराल होना चाहिए वो प्रतिध्वनि, जब मस्तिष्क भैया सेकंड के 10वें भाग में दोबारा उसको समझेगा तो उतना तो समय लगना ही चाहिए, यानी कि 1 सेकंड का 10वां भाग। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम जो दूरी होगी वो होगी 17.2 मीटर। चलिए, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक, ध्यान रखिएगा तीव्रता की बात कह रहा है, तीक्ष्णता की नहीं। तो तीव्रता में पूछेगा तो डेसिबल बताना है, तीव्रता में पूछेगा डेसिबल। और अगला प्रश्न आएगा तीक्ष्णता से कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है, यानी कि पिच की बात कह रहा है। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करेगा। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो प्रबलता बता चुका हूं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1284 है ना, 1284 मीटर प्रति सेकंड। ये एनसीईआरटी का डाटा है, संदेह मत करिएगा। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो ऑक्सीजन में 331 मीटर पर सेकंड ऑक्सीजन की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो 209 मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो लगभग 1531 मीटर पर सेकंड, तो ये भी सही है। प्रबल ध्वनि का आयाम, ध्वनि प्रबल है तो आयाम भी अधिक होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां। चलिए, ये मैं बता चुका हूं, ध्वनि का वह गुण जो समान तीव्रता और प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में, तो टोन है ना, ये बता चुका हूं। अच्छा, ये प्रश्न लगता है रिपीट होते जा रहा है। स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की गति सुना जाता है, ये बार बार परावर्तन के कारण ऐसा आप सुन पाते हैं डॉक्टर। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन लगभग 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? मनुष्य, कुत्ता, 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा, या बी और सी? ध्यान रखिएगा, कुत्ता भी सुनेगा और 5 साल से कम आयु का बच्चा सुनेगा, मनुष्य नहीं सुन पाएगा बड़ा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि, यानी हम यही तो सुनते हैं, तो इसको श्रव्य ऑडिबल साउंड कहेंगे। ब्लॉक पिंडों में दरार, जी हाँ, ब्लॉक पिंडों में दरार पता करना है तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ब्लॉक पिंडों में दरार का पता करने के लिए आप किसका, अधोध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि किसका करेंगे? तो पराध्वनि, अल्ट्रासोनिक करेंगे, अल्ट्रासोनिक का, है ना, एक कहाँ गए भाई, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करेंगे, पराध्वनि का। चलिए, आइए 71वां, सोनार का पूर्ण रूप, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कहाँ गया साउंड नेविगेशन? तो ए ऑप्शन है, तो साउंड नेविगेशन ये पूछता है सोनार का। सोनार किस प्रकार की तरंग पर कार्य करता है? तो यह भी अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है, यानी कि पराध्वनि तरंग पर कार्य करता है। आइए अगला प्रश्न, आयाम का एसआई मात्रक, तो ये करा चुका हूं, मीटर। आयाम का एसआई मात्रक मीटर, नहीं इसको नहीं कराया था। शांत जल तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो देखेंगे कि पानी ऐसे फिर ऐसे गोल गोल बना के जाएगा, तो ये जब गोल गोल बना के जाएगा तो ये अनुप्रस्थ आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? अनुप्रस्थ, ध्यान रखिए। इनमें से किस तरह का ध्रुवन नहीं होता है? ध्रुवन, तो ध्रुवन की अगर मैं बात करूं तो ध्रुवन जो होता है वह अनुदैर्ध्य, यानी ध्वनि का ध्रुवन आप नहीं कर सकते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग है ना, कहा गया, यहाँ जाइए, अनुदैर्ध्य का आप ध्रुवन नहीं करेंगे, यानी कि ध्वनि का ध्रुवन जो है वो नहीं होगा। आइए, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर बता चुका हूं, तो यहां हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर पिच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई आवृत्ति बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। WHO के अनुसार मानव के लिए उपयुक्त ध्वनि, देखिए उपयुक्त तो कहीं आपको 70 मिलेगा, तो ये अधिकांश है, कहीं 60 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो दिया है 45 डेसिबल, तो ध्यान रखना।
वायु में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु में ध्वनि की चाल पर प्रभाव कहाँ पड़ता है? वायु में ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता है ना। वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का नहीं पड़ेगा, लेकिन आर्द्रता का, है ना, आर्द्रता का पड़ेगा। आर्द्रता से बढ़ जाता है। वायु में ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव होता है कि आर्द्रता बढ़ने से चाल भी बढ़ जाएगी। मैक संख्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मैक संख्या वायु का वेग और ध्वनि की चाल से अनुपात, वस्तु का वेग, वायु का वेग नहीं, वस्तु का वेग और ध्वनि की चाल से उसका जो अनुपात है, इनका ही जो ये माप है वही होता है स्पीड रेशियो, ये मैक संख्या। भाई, इनमें से कौन ध्वनि तरंगों का गुण नहीं है? तो ध्वनि में बताया हूं मैं कि ध्रुवन नहीं हो सकता है, ध्रुवन नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, ध्रुवन जो गुण नहीं है ना। इसको मैंने फटाफट कराया है, कुछ शुरुआती के कॉन्सेप्ट थे वो अगर क्लियर हो गए होंगे तो बाकी फिर आपको आसान लगा होगा, है ना। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।